नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 8 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसके पहले मध्य प्रदेश आ रही हैं और सिंधिया कैंप से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव के दौरान इस्तीफा दे चुके हैं। लिहाजा चुनाव जीत जाने के बाद उनकी शपथ लेना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले राजपूत और सिलावट ने सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ली है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है। संघ के प्रमुख नेताओं से सिंधिया की मुलाकात हो गई है। इस वक्त शिवराज की टीम में 28 मंत्री हैं, 6 पद खाली हैं। उपचुनाव में ऐदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया 3 मंत्री चुनाव हार गए। सिंधिया खेमा यह चाहता है कि सिलावट और राजपूत की शपथ के अलावा 1-2 लोगों को और मंत्री बनाया जाए। इधर कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ना है, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, लेकिन क्या अब ये तय लग रहा है कि 8 को शपथ हो जाएगी? देखिए पुनीत, पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है, उसके बाद में लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, उन पर अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि तारीख लगभग तय कर ली गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के परिवार में एक शादी है, लिहाजा उस कार्यक्रम के चलते वो अवकाश पर थी, पर लेकिन 7 तारीख को वो अवकाश से वापस आएंगे और उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने का कार्यक्रम उनका बना हुआ है, जो अब तक जानकारी सामने निकल कर आई है। और इससे पहले हमने देखा था कि 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उनके साथ में गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट की भी अलग से चर्चा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में हुई है। और जो बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अंतिम मोहर जो है केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली के दौरे पर थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के सीनियर नेताओं से उनकी चर्चा हुई है और मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूरी तरीके से सहमति बनी है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई इस दौरे के बाद में, जो माना जा रहा है कि 8 तारीख संभावित तारीख हो सकती है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भोपाल आने के बाद में, और उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। हालांकि यह विस्तार जो है पूरी तरीके से नहीं होगा पुनीत, जो जानकारी सामने निकल कर आई है। केवल 2 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, जो कि पूर्व में भी मंत्री हुआ करते थे और 6 महीने का कार्यकाल चूंकि वो विधायक नहीं बन पाए थे, चुनाव से पहले हो चुका था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में मंत्रिमंडल में केवल फिलहाल इन दोनों लोगों को वापस लिया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो आगे के लिए टाला जाएगा, जिससे कि बीजेपी अपने नेताओं के बीच में कम से कम जो नामों को लेकर मंथन कर रही है, वो नामों का मंथन जब पूरा होगा तो अगला विस्तार तभी किया जाएगा। और इसके पीछे की जो वजह पुनीत मानी जा रही है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के सीनियर विधायक जो मंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, कम से कम उनको यह तसल्ली बनी रहेगी कैबिनेट के अंदर जगह खाली है, आने वाले समय में उनको मौका दिया जाएगा। लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव पर इसका असर ना पड़े, नेताओं की नाराजगी का असर ना पड़े, ऐसे में कोई भी रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी दावेदार बने हुए हैं, इस बारे में अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। फिलहाल 2 जो मंत्री है जिनका दावा शुरुआत से मौजूद माना जा रहा था, जो बात अब सामने निकल कर आई है कि उनको 8 तारीख को संभवतः शपथ दिलाई जा सकती है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में, और उसके बाद आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। पुनीत, चलिए, तो 8 तारीख को जिन्होंने पद छोड़ा था और जीत गए हैं उनकी शपथ हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शुक्रिया सुधीर आपका। कांग्रेस जल्दी मध्य प्रदेश विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में पार्टी हाईकमान से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा कर चुके हैं। सूत्र कहते हैं कि हाईकमान आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सहमत हैं। पूर्व मंत्री बाला बच्चन, उमंग सिंघार में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी भूमिका अहम रही। तत्कालीन सीएम कमलनाथ अपने कार्यकाल में आदिवासियों के हित में लगातार फैसले करते रहे। अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, जो आगे 2023 में होगा, आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जो गांधी परिवार को खुश रखेगा वही नेता प्रतिपक्ष होगा। ये तय है कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे या पीसीसी की कमान संभाल लेंगे? नहीं, जो पहली मीटिंग विधायक दल की थी, उन्होंने कहा कि मैं 2023 तक पूरा संघर्ष करूंगा या रहूंगा। और निश्चित तौर पर अभी तो अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही वही हैं। अगर आवश्यकता पड़ी नेता प्रतिपक्ष की तो ये स्थिति होगी और हो सकता है कि दोनों पद कंटिन्यू भी करें।
गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। यहाँ पर तो जो 10 जनपद पर पैसा पहुँचाने की गारंटी ले लेगा उसको पद मिल जाएगा। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की मांग को अब सिख समाज का समर्थन मिल चुका है। सिख समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचकर उनसे मांग की कि ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए। इस मौके पर सिख समाज के लोगों ने रामेश्वर शर्मा के सामने ऐसे सबूत रखे जिससे ये साबित हो रहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक देव जी भारत भ्रमण के दौरान इस टेकरी पर आए थे। रामेश्वर शर्मा ने इस मौके पर कहा कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग उनके सामने आई, वो इस मांग को सीएम के सामने रखेंगे। रामेश्वर ने यह भी कहा कि दिल्ली के बाबर मार्ग का नाम भी बदला जाना चाहिए। हमारा इतिहास क्रांतिकारी और शहीदों के नाम से जाना जाता है, इसीलिए महापुरुषों के नाम पर किसी भी जगह का नाम होना चाहिए। मांग ये रखी है, आज पूरा सिख समाज इकट्ठा हुआ है। बहुत सारे गुरुद्वारों से हम लोगों ने, यहाँ तक कि इंदौर तक के गुरुद्वारों ने ज्ञापन दिया है कि इसका नाम टेकरी, जो ईदगाह टेकरी कहते हैं, उसका नाम गुरु नानक टेकरी रखा जाए। नानक टेकरी उन्होंने यहाँ तक कि रामेश्वर जी ने हमें बहुत आश्वासन दिया। पहला एक आदमी विधायक है, दुनिया का पहला मंत्री है जिन्होंने आज इस मुहिम को चालू किया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के ज्ञापन हमको प्राप्त हुए हैं। हम ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ईदगाह हिल्स का नाम परिवर्तित करके वहां पर गुरु नानक टेकरी नाम पुकारा जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के हर जिले के 2 थाने एफआईआर आपके द्वार का काम करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने रीवा संभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराधों की समीक्षा की। बैठक में एडीजी भोपाल समेत रीवा संभाग के आईजी, डीआईजी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के एसपी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने बताया, सिंगरौली से एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण की शुरुआत करने की बात भी कही। दूसरी तरफ रीवा के ट्रांसपोर्टिंग स्कूल के आधुनिकीकरण की समीक्षा की गई। इसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया। यहाँ पर हमने तय भी किया है कि अभी तक एफआईआर आपके द्वार सिंगरौली में एक भी नहीं है और सिंगरौली से ही प्रेरणा लेके आज तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में 2 थाने एफआईआर आपके द्वार के करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला नगरीय निकाय चुनाव में होगा। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टियां जी जान से जुटी हैं। रणनीति के तहत बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में उम्र के बंधन को खत्म करने का फैसला किया है। पहले बीजेपी ने उम्र का बंधन तय करते हुए 35 साल तक के युवाओं को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव में जीत सबसे अहम है, लिहाजा उम्र का बंधन खत्म करते हुए बीजेपी ने अब केवल जीत का क्राइटेरिया फिक्स किया है। कांग्रेस के लिए चुनाव कार्यकर्ताओं के गिरे मनोबल को बढ़ाने वाला और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूती देने वाला चुनाव है। इसीलिए बीजेपी की रणनीति में बदलाव ने कांग्रेस को भी चौकन्ना कर दिया है। निश्चित तौर पर जीत आधार होती है हर चुनाव की और होना भी चाहिए। हम राजनीतिक दल हैं, जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अभी उपचुनाव में आपने देखा होगा विधानसभा में, और आगे भी जो योग्य उम्मीदवार है, जो जीत सकता है, जो पार्टी की रीति नीति समझ सकता है, जो समाज की सेवा कर सकता है, उसको अवसर मिलेगा। बिना झूठ बोले पेट खाना नहीं पचता है। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह की जो है वो रचना करते रहते हैं और उस पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। अब जो घोषणा की है करें। उपचुनाव में मिली जीत के बाद इंदौर बीजेपी ने 2018 में हारी हुई विधानसभा सीट पर अभी से फोकस शुरू कर दिया है। बीजेपी के रडार पर राऊ और देपालपुर विधानसभा सीटें हैं। देपालपुर विधानसभा में बीजेपी ने अभी से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर देपालपुर विधानसभा में संगठन में कसावट लाने के साथ जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा जा रहा है। राजपूत और कलौता समाज को साधने के लिए मंडल कार्यकारिणी में 2 महामंत्री बनाए जा सकते हैं, ताकि अभी से देपालपुर में संगठन को जमीनी स्तर पर तैयार कर सकें। वहीं राऊ विधानसभा आधी शहरी और आधी ग्रामीण क्षेत्र में आती है। आगामी दिनों में पंचायत चुनाव हैं, जिसको लेकर ज्यादा फोकस इन इलाकों पर है। योग्यताओं के आधार पर उनको मंडल में पदाधिकारी बनाया जाएगा और युवा भी रहेंगे
अनुभवी भी रहेंगे। युवा और अनुभव का संगम करके संगठन को और कैसे नीचे तक उतार सकें, ऐसी हमारी कार्यकारिणियाँ होंगी। क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की कमेटी बन रही है, वही लोग तय करेंगे कौन पार्षद लड़ेगा और कौन नगर पंचायत अध्यक्ष लड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां चालू कर दी है। जितना भी संगठन हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है वो सब भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से लग गया है। लंबे समय बाद यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सियासी माहौल गर्म है। 7 साल तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले कुणाल चौधरी की जगह अब नया अध्यक्ष चुना जाना है और इसके लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के 2 विधायकों, नेता पुत्रों समेत कुल 12 उम्मीदवार हैं। 15 दिसंबर को ऑनलाइन चुनाव होगा। नेता पुत्रों के चुनाव मैदान में होने से उनके पिता की साख दांव पर लग गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी, पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय यादव चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक विपिन बानखेड़े, वंदना बेन, मोना कौरव, पिंकी मुदगल, विवेक त्रिपाठी भी दावेदार हैं। अध्यक्ष पद के लिए पहले 18 नामांकन हुए थे। दोबारा नामांकन की प्रक्रिया में 10 नामांकन और आ गए। कांग्रेस अपनी यूथ ब्रिगेड में जान फूंकने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। वो युवक कांग्रेस का चुनाव हो रहा है कि बेटा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, ये पहले कांग्रेस में जो बचे खुचे लोग हैं जो कांग्रेस को समझते हैं उनको तय करना है। कांग्रेस में युवाओं का कोई भविष्य तो है नहीं। राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन के चलते कोई भी युवा नेता कांग्रेस में आगे नहीं आ सकता, इसलिए कोई ना कोई भानुमति का कुनबा बनाने की वहाँ कोशिश हो रही होगी। अभी कार्तिकेय जी की लॉन्चिंग क्यों हो रही है और जो है आर्यमन जी की लॉन्चिंग क्यों हो रही है? किससे कह रहे हैं? आईने के सामने तो खड़े होने चाहिए भाजपा के नेताओं को, खुद अपना चेहरा देखना चाहिए उसमें। कौन है ये सारे लोग? ये भी तो किसी के बच्चे हैं। पिताजी जिम्मेवारी लें उसकी, परिवारवाद वो भी चला रहे हैं। किसान नेता और स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव का कहना है कि लगता है सरकार ने अभी तक किसान बिल को लेकर मन नहीं बनाया। सरकार अभी भी ये सोचती है कि बांटने या डराने से काम चल जाएगा, लेकिन समय के साथ किसान और मजबूत होंगे। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। किसान आंदोलन के रणनीतिकारों में है योगेंद्र यादव जी। कल सर मीटिंग है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक दिन पहले भी मीटिंग हुई, कोई सार्थक परिणाम निकले नहीं उसके। मुझे लगता है अभी तक सरकार ने अपना मन नहीं बनाया है। अभी तक सरकार को लगता है कि किसान हैं, इनको बांटने से काम चल जाएगा, इन्हें बहलाने से काम चल जाएगा, इन्हें टरकाने से काम चल जाएगा, इन्हें थकाने से काम चल जाएगा। सरकार को जिस दिन ये समझ आ गया कि अब ये थकने वाले नहीं हैं, टाइम बीतेगा तो किसान का पलड़ा भारी होगा। जब ये समझ आ गया कि टरकाने और बहलाने वाले खेल में अब किसान आने वाला नहीं है और अब उन्हें बांटना संभव नहीं है, ये हुआ तब बातचीत आगे बढ़े। लेकिन फोर्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, बैरिकेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब किसानों से शायद उन्हें भी समझ आ गया है कि अब ये मामला लंबा चलेगा। हमें भी पता है कि लंबा चलेगा, हम भी तैयार हैं। वो तैयार हो जाए, अच्छी बात है, हमें कोई डर नहीं। एक लास्ट सवाल, क्या आर पार की लड़ाई के मूड में है किसान? बिल्कुल, जब उठेंगे राशन पानी सब लेके आए हैं, जब ही उठेंगे जब वापस। ये तो हमने पहले दिन से बोला है, कोई इसमें छुपी हुई बात थोड़ी है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयारी करके आए हैं, राशन लेके आए हैं। ये दिल्ली वालों को यकीन नहीं हो रहा था, अब यकीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव जी थे और जैसा कि इनका कहना है कि वो फाइनल मूड में है, यानी कि किसान जितने भी हैं वो सोच समझकर और राशन पानी सब लेकर आए हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, किसान बिल वापस हो, और उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार उस बिल पर वापस यानी कि बैकफुट पर नहीं जाती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। तो दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसानों के मुद्दे पर अब सरकार भी थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर जाती दिखी है। ग्वालियर जिले के डबरा से किसानों की टोली आंदोलन में शामिल होने दिल्ली कूच कर चुकी है। 6 महीने का राशन पानी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसान निकले। किसान केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का साफ कहना है, घर में ये कहकर आए हैं कि हम ना आए तो चिंता न करना। किसान अब सीधे तौर पर केंद्र से दो हाथ करने के मूड में हैं। खास बात ये रही कि रैली में जा रहे किसानों को लोगों ने फूल माला पहनाकर डबरा से रवाना किया है।
अब लोगों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी आंदोलन कर रहे हैं या खालिस्तानी समर्थित लोग ही कर रहे हैं। क्या मैं खालिस्तानी हूँ? क्या डबरा से जो लोग जा रहे हैं, मैं रंजीत गुर्जर मेरा नाम है और मैं किसान बन के और किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कोई संगठन ये नहीं कि फंडिंग कर रहे हैं। पर सरकार ने तंग कर दिया। जो किसानों के विरुद्ध में जो बिल लाए हैं वो बहुत गलत लाए हैं। इससे हमारे परिवार दांव पे लग चुकी है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भले ही इंदौर शहर को क्लस्टर हब बनाने की मंशा जताई, लेकिन यहां के उद्योग मूलभूत सुविधाओं से दो चार हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें खराब हैं, कहीं पर अतिक्रमण से विकास में बाधा आती है। इन सब के बीच कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य में भी परेशानी आ रही है। पालदा, सांवे रोड, बाईपास, पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण से हर सेक्टर इस वक्त परेशान चल रहा है। कई क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। उद्योग में आने वाले मालवाहक वाहनों को निकलने में भारी दिक्कत है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने इस बारे में नगर निगम से लेकर एमएसएमई मंत्री तक शिकायत की, लेकिन अब तक इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिखा है। तो हमारा प्रशासन से और प्रशासन से दोनों से निवेदन है, माननीय मंत्री जी भी आए थे तो मैंने उनके नॉलेज में भी लाया कि सर आप जरा सा देखिए, ये एंक्रोचमेंट जो हुआ है इसको क्लियर करवाइए, आने जाने की व्यवस्था सुगम होनी चाहिए और वर्किंग प्लेस तो क्लियरिटी में आनी ही चाहिए। तो लेकिन अभी तक तो इसके ऊपर सरकार ने इतनी सीरियसली कोई कदम नहीं लिया है। बड़ी खबर आगर से, नाव पलट गई जिसमें 5 ग्रामीण डूब गए। अब तक 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी है। कानड़ थाना इलाके के पचेटी डैम की घटना है। मनीष मारू हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी मनीष, बताएं क्या हुआ है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत हृदय विदारक का हादसा हुआ है जिसमें अभी अब तक जो है 4 लोगों की जान जा चुकी है और 4 शव जो है पचेटी डैम से निकाले जा चुके हैं और अब एक बच्चे की जो है तलाश यहाँ पर की जा रही है। एसडीआरएफ का दल यहाँ पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। तो कलेक्टर अवधेश शर्मा ने मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है और वो जारी करने के निर्देश भी दिए गए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मनीष, जैसा हमको बता रहे हैं कि नाव पलट गई, 5 ग्रामीण जो थे वो डूबते डूबते जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है और एक जो बच्चा है उसकी तलाश अब भी की जा रही है। कानड़ थाना इलाके के पचेटी डैम का मामला है। तो आगर से बड़ी खबर है, नाव पलट गई जिसमें 5 ग्रामीण डूब गए हैं, 4 के शव बरामद हो गए हैं और एक जो बच्चा है उसकी तलाश अब भी की जा रही है। बड़ी खबर जबलपुर से, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा। 3,10,000 रुपए की घूस लेते 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। सुजीत बैठा और जयदीप शुक्ला ये गिरफ्तार किए गए। बिल पास करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे और इसी पर एक्शन हुआ। सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ में। जी विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सीबीआई की ओर से। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर पर इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहाँ 2 अधिकारियों को 3,10,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो आरोपी है सुजीत बैठा है जो कि बैरक ऑफिसर है, जबकि स्टोर कीपर है जयदीप शुक्ला। इसमें सुजीत बैठा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जयदीप शुक्ला 2,10,000 रुपयों का चेक लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। और जबलपुर के ही सत्या सन्स फर्नीचर नाम की एक फर्म है, उसकी ओर से फर्नीचर सप्लाई किया गया था मिलिट्री को और इसके एवज में, इसका बिल पास करने के एवज में आरोपियों ने, दोनों अधिकारियों ने 3,10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत सीबीआई की गई थी और आज सीबीआई ने पूरा प्लान करते हुए इन दोनों ही अधिकारियों को ट्रैप कर लिया है। साथ ही साथ इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों अधिकारियों के घर भी तलाशी का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और दोनों ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इनको सीबीआई की विशेष अदालत में पेश कर दिया जाएगा और माना जा सकता है कि एक भ्रष्टाचार के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर में की गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर छापा पड़ा है। घूसखोरी का मामला है। 3,10,000 रुपए की घूस लेते 2 अफसर पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। चलिए अब देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की ट्रायल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
सारंग ने कहा कोवैक्सीन का ट्रायल जल्द से जल्द जीएमसी में भी शुरू होगा। इंदौर शहर के 2 थाना प्रभारियों पर आईजी की गाजगिरी। संभाग के आईजी योगेश देशमुख ने इंदौर के कनाडिया और भंवरकुआं थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने मालखाने और रिकॉर्ड डायरियों की जांच की, जिसमें बड़े स्तर पर लापरवाही पाई गई। डकैत बैजू गुर्जर गैंग को लेकर ग्वालियर पुलिस अलर्ट है। ग्वालियर के उन जंगलों में सर्चिंग की जा रही है जो शिवपुरी सीमा से सटते हैं। दरअसल शिवपुरी पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में डकैत गिरोह के चंगुल से चरवाहे को मुक्त करवाया है। उज्जैन की नागदा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें सोशल मीडिया पर डालते हुए इसने कुछ लोगों पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। इंदौर शहर को ट्रैफिक मामले में नंबर 1 लाने के लिए प्रशासन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसके चलते इस साल जनवरी से नवंबर तक रेड लाइट उल्लंघन करने वाले, शराबी करवान चलाने वाले, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 3215 चालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।